जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों अगर हम बात करें मुद्रास्फीति की या इन्फ्लेशन के बारे में, दोस्तों अगर बात करते हैं तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको दोस्तों डिटेल के साथ इसके बारे में डिस्कशन किया था। और दोस्तों थोड़ा आपका रिवीजन करा देता हूँ कि मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन किसे कहते हैं इसके बारे में। आपका दोस्तों मुद्रास्फीति को हम हिंदी में महंगाई कहते हैं। महंगाई एक्चुअली में दोस्तों होता क्या है, महंगाई के बारे में अगर बात करते हैं तो महंगाई दोस्तों एक एग्जाम्पल के साथ आपको बता देता हूँ। जैसे दोस्तों 2010 में एग्जाम्पल एक बता देता हूँ। जैसे मान के चलो 2010 में दोस्तों हमारी चीनी की जो एक कोई चीनी है दोस्तों, कोई उत्पाद है, अगर 2010 में दोस्तों हम 20 रुपए में 1 किलो चीनी खरीदते थे और वहीं दोस्तों 2015 में अब हम 30 रुपए में 1 किलो चीनी खरीदते हैं। अब दोस्तों 2023 या 24 मान लो, अब 2024 में दोस्तों हम यही चीनी अब हम 40 रुपए किलो खरीदते हैं, 40 रुपए में 1 किलो चीनी खरीदते हैं। तो दोस्तों आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जो चीनी चीनी दोस्तों 1 किलो खरीद रहे हैं, यानी कि हर साल आपके दोस्तों रुपए में यानी कीमत में वृद्धि हो रही है। तो दोस्तों अगर हम डेफिनेशन में अगर बात करते हैं, अगर हम किसी वस्तु या सेवा में जो कीमत स्तर में जो लगातार वृद्धि होती है, लगातार जो वृद्धि होती है उसी को हम दोस्तों महंगाई या मुद्रास्फीति कहते हैं। महंगाई या मुद्रास्फीति कहते हैं। दोस्तों आपको एक पॉइंट ये समझना है कि अगर देखो हमने हर साल प्रोडक्ट जो खरीदा था वो 1 किलो खरीदा था, लेकिन दोस्तों जो कीमतों में वृद्धि हो रही है वो आपके रेट में आपके जो दोस्तों जो बदलाव हो रहा है वो हमारे रेट में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों जो हमने 2010 में 20 रुपए में 1 किलो चीनी खरीदी थी, अब यही 2015 में हमको 30 रुपए में यह चीनी खरीद रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो दोस्तों इनकी कीमतों में यानी कि 20 इनके मूल्यों में भी कहीं न कहीं कमी देखने को मिल रही है। अब जैसे दोस्तों अगर हम 2015 में अगर हम 20 रुपए लेकर जाते हैं, तो हमको ये 1 किलो चीनी नहीं देगा। अगर 30 रुपए हमारे पास होंगे तो हमको 1 किलो चीनी देगा, वरना हमको 20 रुपए में 1 किलो चीनी नहीं देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 20 रुपए की अब कोई वैल्यू ही नहीं रही, वैल्यू खत्म हो गई, यानी कि मुद्रा की जो वैल्यू है, मूल्य है वो कम हो गए। अगर 30 रुपए हैं आपके पास तो ठीक है, वरना आपके पास 20 रुपए हैं तो 20 रुपए की कोई वैल्यू नहीं रही। यही 20 रुपए की दोस्तों हम 2010 में 1 किलो चीनी खरीद लेते थे, अब यहाँ पर हमारी ये वैल्यू थी। तो आप देख सकते हो दोस्तों ये भी आपकी आपकी मुद्रा की वैल्यू जो होती है, मुद्रा मुद्रा यानी कि आप कह सकते हो पैसे की जो खरीदने की कीमत होती है, इसकी जो ताकत होती है वो भी दोस्तों कम हो जाती है। मुद्रा की यानी पैसे की जो दोस्तों खरीदने की जो कीमत होती है, इसकी क्षमता में भी कमी देखने को मिलती है। वही पॉइंट दोस्तों लिखा है आपको वस्तु एवं सेवाओं में जो भी दोस्तों इनकी कीमतों में लगातार वृद्धि देखने को मिले, ये आपकी वृद्धि हो रही है, उसी को हम महंगाई कहते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ में अगर महंगाई बढ़ती है तो हमारे जो पैसे की जो कीमत होती है यानी मुद्रा की जो मूल्य होता है, तो इसकी भी वैल्यू भी दोस्तों कम हो जाती है। यानी पैसे की जो खरीदने की जो ताकत एक होती है दोस्तों, वो भी आपकी महंगाई बढ़ने से कम हो जाती है। जिस जगह हम 20 रुपए लेके जाते थे वहाँ पर 1 किलो प्रोडक्ट खरीद लेते थे, अब उसी जगह पर हमको दोस्तों 30 रुपए लेके जाने पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे मुद्रा की वैल्यू भी यानी पैसे की जो खरीदने की कीमत है वो भी कम हो गई। तो ये पॉइंट दोस्तों आपको यहाँ समझने, 2 पॉइंट हमको ये देखने मुद्रास्फीति में वस्तु और सेवाओं की जो कीमत होती है उसमें वृद्धि होती है और इसके बढ़ने से मुद्रा की वैल्यू कम हो जाती है। हमने देखा था मुद्रास्फीति आपकी 2 प्रकार की होती है। आपकी एक दोस्तों डिमांड पुल यानी कि आपके दोस्तों मांग जनित मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। एक दोस्तों कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहा जाता है, यानी लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, और आपकी डिमांड पुल यानी कि मांग जनित मुद्रास्फीति। अब ये दोनों प्रकार की दोस्तों आपकी डिमांड पुल और कॉस्ट पुश क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा आपको बता देते हैं। मांग जनित मुद्रास्फीति के बारे में अगर बात करते हैं तो इसकी मांग में दोस्तों क्या होता है कि मांग जनित मुद्रास्फीति में क्या होता है कि यहाँ पर आपकी इसमें दोस्तों जो मांग होती है, जो दोस्तों यहाँ पर जो डिमांड होती है, वो डिमांड दोस्तों आपकी सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है, तो उसको हम मांग जनित आप कह सकते हो, मांग जनित मुद्रास्फीति देखने को मिलती है। अगर जहाँ पर दोस्तों हमें
जिस जगह पर अगर हमारी डिमांड ज़्यादा हो सप्लाई से, तो वहाँ पर हमको मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि अगर हमारी मांग बढ़ेगी, अगर हमारी दोस्तों मांग यानी कि डिमांड जब बढ़ती है, तो महंगाई हमको देखने को मिलती है। महंगाई यानी कि आप कह सकते हो इन्फ्लेशन, महंगाई हमको देखने को मिलती है, महंगाई भी बढ़ जाती है। अब दोस्तों हमारी मांग कैसे बढ़ेगी, मांग भी आपके बारे में बता देते हैं। जब हमारी मांग यानी कि डिमांड जब ज़्यादा हो सप्लाई से, तो उसको मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। तो दोस्तों मांग किस तरीके से हमारी बढ़ती है, तो जब हमारे देश में दोस्तों जब ज़्यादा पैसा हो जाता है, यानी कि बहुत सारे लोगों के पास जब ज़्यादा पैसा हो जाता है, तो इनकी दोस्तों डिमांड ऑटोमेटिक है कि ये डिमांड इनकी बढ़ने लगेगी, यानी कि मांग बढ़ने लगेगी। अगर किसी के पास मान के चलो अभी 100 रुपये हैं, तो इसकी डिमांड यानी कि इसकी जो इच्छा है डिमांड करने की वो कम रहेंगी। अब अगर यहीं पर अगर किसी के पास 1,000 रुपये हो जाएं, तो इसकी दोस्तों कई सारी डिमांड हो जाएंगी, एक से एक नई नई डिमांड इसकी निकल आएंगी। तो यानी आप कह सकते हो कि पैसे के बढ़ने से, अगर दोस्तों हम कह सकते हैं कि पैसे के बढ़ने से आपकी जो मांग होती है, पैसे के बढ़ने से मांग भी बढ़ जाती है। तो एक एग्जांपल इसके आधार पर आप देख सकते हो, पैसे के बढ़ने से दोस्तों आपकी महंगाई भी यानी कि आप कह सकते हो मांग बढ़ेगी, तो आपके पैसे के बढ़ने से दोस्तों मांग बढ़ जाती है। और जब मांग बढ़ेगी दोस्तों, तो फिर आपकी महंगाई भी आपकी बढ़ जाती है। जब आपकी दोस्तों मांग बढ़ेगी, तो फिर साथ ही साथ में आपकी दोस्तों महंगाई भी बढ़ जाएगी। अब महंगाई के बारे में दोस्तों अगर हम बात करें, पैसे पैसे बढ़ेंगे दोस्तों, अगर अगर हमारे पास पैसे बढ़ेंगे तो हमारी मांग बढ़ती है। और अगर दोस्तों हमारी मांग सप्लाई से अगर ज़्यादा हो जाती है, मांग अगर दोस्तों हमारी सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है, अगर हमारी डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है, तो दोस्तों आपकी महंगाई उत्पन्न हो जाती है, यानी कि महंगाई बढ़ जाती है। जैसे दोस्तों अगर मैंने एक एग्जांपल पहले भी दिया था कि जैसे मान के चलो अगर हमारे पास 10 टीवी हैं, 10 टीवी की अगर हमारे पास सप्लाई है और खरीदने वाला एक हो, तो इसको दोस्तों हम जो ये ग्राहक जो आएगा, ये इसको हम ये भी कम जैसे भी खरीदेगा इसको नॉर्मल दे देंगे। अगर यहीं पर हमारे पास दोस्तों टीवी अगर 10 हैं, 10 टीवियों की सप्लाई हो, अगर खरीदने वाले 20 ग्राहक हों, अगर दोस्तों खरीदने वाले 20 ग्राहक हों, तो फिर दोस्तों ये जो टीवी की दुकानदार है, ये अब सोचेगा कि मेरे पास ग्राहक तो 20 है, अब मैं चाहे जितनी महंगी बेचूंगा फिर भी मेरी 10 टीवी बेच जाएंगी। तो इस तरीके से दोस्तों ये महंगाई बढ़ा देगा, यानी महंगी टीवी बेच देगा, तो इस तरीके से भी आपकी महंगाई बढ़ जाती है। यही दोस्तों पॉइंट है आपका डिमांड, यही आपका पॉइंट कहलाता है। जब दोस्तों हमारी आपकी जब डिमांड यानी मांग जब मांग आपकी दोस्तों सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है, यानी डिमांड जब सप्लाई से ज़्यादा हो जाए, तो वहाँ पर दोस्तों मांग जनित मुद्रास्फीति हो जाती है। तो वही है दोस्तों, अगर हमारे पास सप्लाई 10 टीवी की और मांग अगर 20 लोग दोस्तों इसकी मांग कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपने आप से मांग यानी कि दोस्तों ये जो आपकी महंगाई बढ़ेगी वो मांग जनित मुद्रास्फीति कहलाती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी डिमांड बढ़ने से, यानी कि लोगों की ग्राहक बढ़ने की वजह से यहाँ पर महंगाई आपकी बढ़ जाती है, दुकानदार भी अपनी महंगी वस्तुओं को बेचेगा। तो ये कहलाता है दोस्तों मांग जनित आपकी मुद्रास्फीति। अब वो एक होगी दोस्तों लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। इसके बारे में अगर हम बात करें, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति क्या होती है दोस्तों, ये आपकी कच्चे माल पर कीमत जब बढ़ती है तब ये महंगाई बढ़ती है। कच्चे माल में दोस्तों आप कह सकते हो, जैसे कि अगर हम कोई कंपनी है हमारे पास, मान के चलो कोई कंपनी है दोस्तों ब्रेड की अगर कोई कंपनी हमारे पास है, तो ब्रेड की कंपनी को सबसे पहले गेहूं की ज़रूरत पड़ती है। ब्रेड की कंपनी है दोस्तों, अगर इस कंपनी को सबसे पहले हमें गेहूं की ज़रूरत पड़ेगी, गेहूं खरीदने पड़ेंगे। दोस्तों मान के चलो हमें अगर 20 रुपये किलो अगर हम गेहूं खरीदते हैं, तो हम ब्रेड बनाने के बाद दोस्तों यहाँ पर 20 रुपये किलो अगर गेहूं खरीदे जाते हैं, तो हम यहाँ पर ब्रेड 10 रुपये में बनाकर पूरे बाजार में बेचेंगे। यानी जो दोस्तों हम ब्रेड की पैकेट बनाएंगे वो 10 रुपये में बेचेंगे। अगर यहीं पर दोस्तों गेहूं अगर हमको 40 रुपये किलो खरीदने पड़ रहे हों, तो अगर हमको दोस्तों यहाँ पर 40 रुपये किलो गेहूँ खरीदने पड़ रहे हो, तो फिर हम इसी ब्रेड को फिर 20 रुपये की पैकेट बेचेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो, जब कभी भी दोस्तों जब कच्चे माल जो होते हैं उनकी कीमत जब बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से भी दोस्तों महंगाई बढ़ जाती है। यानी कच्चे माल में जब कीमत बढ़ी, यानी कि जब 40 रुपये यहाँ पर महंगा हुआ, तो इसने दोस्तों अपना प्रोडक्ट भी महंगा कर दिया। तो वही है दोस्तों, जब कच्चे माल में भी कीमत बढ़ती है, तो महंगाई अपने आप से बढ़ जाती है, क्योंकि दोस्तों ये अपनी जेब से तो रुपए देने वाला है नहीं, वो आप जनता से ही लेगा। तो इसलिए दोस्तों ये आपकी महंगाई बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर हम दोस्तों बात करते हैं, जो हम नेक्स्ट इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं,
ये उम्मीद करता हूँ ये सभी के सभी पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अगर हम बात करें दोस्तों, ये आपको दोस्तों सब पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर हम बात करें, अगर हमारे पास अगर डिमांड दोस्तों सप्लाई के बराबर हो, यानी कि दोस्तों 10 टीवी अगर अगर हमारे पास मान के चलो 10 टीवी हैं, अगर दोस्तों हमारे पास 10 टीवी और खरीदने वाले भी 10 लोग हों, खरीदने वाले भी दोस्तों अगर 10 लोग हों, तो अपनी नॉर्मल नॉर्मल यानी कि स्थिति रहेगी। तो दोस्तों आपकी यहाँ पर ना महंगाई होगी ना दोस्तों मंदी होगी। तो अगर डिमांड अगर सप्लाई के बराबर होता है तो ये आपकी नॉर्मल स्थिति होती है। लेकिन अगर कहीं पर भी अगर दोस्तों डिमांड अगर सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है, अगर दोस्तों मान के चलो डिमांड सप्लाई से ज़्यादा कैसे, अगर हमारे पास 10 टीवी थी, हमारे पास दोस्तों 10 टीवी की सप्लाई थी, अगर यहीं पर 30 लोग खरीदने वाले हों, अगर 30 टीवियों की मांग हो, तो यहाँ पर दोस्तों ये महंगी महंगी करके अपनी बेचेगा। इसको पता है कि मेरी टीवी आगे बेच यानी बेच तो जाएंगी, क्योंकि खरीदने वाले बहुत हैं। तो ये चाहे जितना रेट रखेगा, जितनी महंगी बेचेगा उतनी दोस्तों ये महंगी बेच देगा। तो इस तरीके से अगर दोस्तों डिमांड जब ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, तो वहाँ पर हमको महंगाई यानी कि मुद्रास्फीति देखने को मिलती है। और यहीं पर दोस्तों अगर डिमांड अगर दोस्तों मान के चलो 10 टीवी की अगर सप्लाई है, अगर 10 टीबी की सप्लाई हो, ग्राहक मात्र खरीदने वाला एक हो, यानी कि दोस्तों डिमांड से अगर सप्लाई, ये हमारी दोस्तों डिमांड है। अगर दोस्तों हमारी ये डिमांड हो गई और ये सप्लाई हो गई, अगर दोस्तों डिमांड से अगर सप्लाई ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या होता है कि फिर ये ग्राहक क्या कहेगा कि जैसे भी बेचे हमारा माल वैसे बेच दो, तो सस्ते में भी, अगर 100 का माल ये दोस्तों 50 रुपये में भी बेच देगा, यानी कि सस्ता दे देगा। तो वही पॉइंट है दोस्तों, जब डिमांड अगर मांग जब सप्लाई से जब कम हो जाती है, डिमांड जब दोस्तों सप्लाई से कम हो जाए, या अगर दोस्तों कह सकते हो अगर सप्लाई डिमांड से ज़्यादा हो, तो वहाँ पर हमको डिफ्लेशन यानी अपस्फीति देखने को मिलती है, यानी आप कह सकते हो मंदी मंदी की स्थिति देखने को मिलती है। आप ये कह सकते हो दोस्तों, जब जब कीमतों में कमी हो जाती है, यहाँ पर ऐसी जो कीमतों में जो कमी की गई थी, उसको अपस्फीति कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर हम दोस्तों देखते हैं, ये पॉइंट आपको दोस्तों समझ में आया होगा। अगर अगर दोस्तों आपके इस वाले पॉइंट में देखना है हमको कि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ती क्यों है, इस वाले वाले पॉइंट में आपको मैंने बता दिया। आपकी दोस्तों जब डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, मुद्रास्फीति यानी कि मनी सप्लाई अगर, यानी कि दोस्तों आप कह सकते हो यहाँ पर अ, अगर हमारी दोस्तों डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई अगर कम होगी, सप्लाई अगर हमारी अगर दोस्तों डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई अगर कम होगी, तो हमारी दोस्तों वहाँ पर इन्फ्लेशन यानी कि आपकी महंगाई बढ़ जाती है। महंगाई दोस्तों आती क्यों है दोस्तों, अगर हमारी डिमांड अगर ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिक क्या है, वहाँ पर महंगाई बढ़ेगी। और डिमांड आपकी दोस्तों बढ़ती कब है, डिमांड कब ज़्यादा होगी, यहाँ पर ये डिमांड जो ज़्यादा हो रही है, यहाँ पॉइंट आपको समझना है। इन्फ्लेशन कब ज़्यादा होता है, मुद्रास्फीति यानी महंगाई कब ज़्यादा होती है, तो जब डिमांड बढ़ जाती है। दोस्तों महंगाई बढ़ती क्यों है आपकी, ये वाली महंगाई बढ़ी क्यों, क्योंकि जब हमारी डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो महंगाई बढ़ गई। अब दोस्तों ये डिमांड कैसे बढ़ गई, मांग कैसे ज़्यादा बढ़ गई, जब दोस्तों डिमांड जब ज़्यादा होती है, यानी इसका मतलब आप कह सकते हो जब हमारे देश में मुद्रास्फीति यानी मनी सप्लाई सप्लाई ज़्यादा हो जाता है, यानी जब हमारे देश में रुपया ज़्यादा आ जाता है, यानी दोस्तों कह सकते हो देश में जब पैसा ज़्यादा आ जाए तो दोस्तों हमारी मांग बढ़ जाती है। दोस्तों जब इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई कैसे बढ़ती है, महंगाई क्यों बढ़ी, जब डिमांड बढ़ जाती है इसलिए महंगाई बढ़ गई। और डिमांड क्यों बढ़ी, जब हमारी जेब में पॉकेट में रुपए ज़्यादा आ गए, यानी कि मुद्रा की आपूर्ति मनी सप्लाई ज़्यादा हो गई, इसलिए हमारी डिमांड बढ़ गई। तो ये दोस्तों आपको पॉइंट समझना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अगर हम दोस्तों बात करते हैं, नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी दोस्तों डिफ्लेशन के बारे में, यानी कि जिसे हम डिफ्लेशन या मुद्रा अपस्फीति कहते हैं। अपस्फीति दोस्तों जो कहते हैं हम, आपको मुद्रास्फीति बताने से पहले एक पॉइंट बता देता हूँ कि जब मैंने आपको बताया था जितना हमारे पास दोस्तों अ, मान के चलो अगर कोई भी दोस्तों हमारे पास जितना सामान होता है, अगर उतना अगर पैसा है, तो आपकी नॉर्मल स्थिति हो जाएगी, महंगाई देखने को ज़्यादा नहीं मिलेगी, नॉर्मल रहेगा। अगर वहीं दोस्तों हमारा मान के चलो अगर पैसा जब ज़्यादा बढ़ा, जब देश में दोस्तों पैसा ज़्यादा बढ़ जाता है,
तो आपकी महंगाई भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो महंगाई भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर अगर दोस्तों हमारे पास पैसा कम हुआ, अगर हमारे पास दोस्तों पैसा कम हुआ, तो आपकी दोस्तों मंदी पड़ जाएगी, आपकी मंदी पड़ जाएगी। अगर पैसा दोस्तों कम हुआ तो मंदी पड़ जाएगी, यानी कि आपका मुद्रा अपस्फीति हो जाती है। यही पॉइंट दोस्तों आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप कह सकते हो जो दोस्तों आपकी मुद्रा स्फीति होती है उसका उल्टा आपका होता है डिफ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन का उल्टा होता है डिफ्लेशन या मुद्रा अपस्फीति। इसका दूसरा नाम दोस्तों मुद्रा संकुचन भी कहा जाता है। और आप आप कह सकते हो दोस्तों, आप कह सकते हो ये आपकी मुद्रा स्फीति यानी कि ये आपकी इन्फ्लेशन की उल्टी स्थिति होती है। उल्टी स्थिति कैसे? जब हमारे पास दोस्तों हमारे देश के अंदर जब पैसा बढ़ रहा था तो दोस्तों आपकी मांग भी बढ़ रही थी। जब पैसा ज़्यादा होता है तो मांग भी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से दोस्तों महंगाई बढ़ जाती है, जिसकी वजह से दोस्तों महंगाई बढ़ जाती है। अब यहीं पर दोस्तों हमारे पास पैसा अगर कम है, हमारी जेब में अगर पैसा कम है, तो हम ज़्यादा मांगने की इच्छा भी नहीं रखेंगे, तो हमारी मांग भी कम हो जाएगी। अब जब मांग कम हो जाएगी तो फिर चीज़ें दोस्तों फिर वहाँ पर आपकी हमको आप कह सकते हो कि डिफ्लेशन देखने को मिलेगा, यानी कि मंदी देखने को मिलेगी। यानी आप कह सकते हो दोस्तों यहाँ पर मंदी या मुद्रास्फीति कह सकते हो, क्योंकि आप जैसे कि कोई कंपनी है दोस्तों, अगर यहाँ पर इस कंपनी में किसी चीज़ की जैसे आपकी कोई मांग ही नहीं है दोस्तों, तो मांग नहीं है तो यहाँ पर हर चीज़ की दोस्तों चीज़ों की कमी पड़ जाएगी। यानी कि ना तो यहाँ पर नौकरी ज़्यादा लोगों को रखा जाएगा नौकरी पर, ना ही दोस्तों जैसे भी सोचा जाएगा कि 10 रुपए की चीज़ है उसको 5 में भी बेच दिया जाए, तो सस्ती यानी कि कीमतों में कम हो जाएगी, कीमतें कम हो जाएंगी प्रोडक्ट की, तो वहीं पर आपकी मंदी देखने को मिलती है, यानी आप कह सकते हो डिफ्लेशन। महंगाई आपकी दोस्तों महंगाई की उल्टी होती है मंदी, और या आप मुद्रास्फीति कह सकते हो। और मंदी जब मंदी आती है तो दोस्तों आपकी कीमतों में कमी हो जाती है। मंदी जब आती है तो कीमतों में कमी हो जाती है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो जब वस्तुओं में, ये डेफिनेशन है, डिफ्लेशन को हम दोस्तों मंदी भी कहते हैं। जब वस्तुओं में एवं सेवाओं की जो कीमत अगर दोस्तों कम होती जाती हैं, वस्तु और सेवाओं की कीमत स्तर लगातार कम होते जाएं, तो वहीं पर दोस्तों हमको मंदी देखने को मिलती है, यानी आपको मुद्रा अपस्फीति देखने को मिलती है। और जब दोस्तों कीमतों में जब कमी होती है तो कीमत जब मान के चलो यहाँ पर दोस्तों हम 40 रुपए का कुछ प्रोडक्ट खरीद रहे थे, यानी कि आप कह सकते हो चीनी खरीद रहे थे। चीनी दोस्तों हम 40 रुपए में 1 किलो खरीद रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों दूसरा पॉइंट है, हम यहाँ पर 20 रुपए की खरीद रहे हैं, 20 रुपए में 1 किलो चीनी खरीद रहे हैं। फिर दोस्तों मान के चलो 10 रुपए में 1 किलो चीनी खरीद रहे हैं। तो आप ये देख सकते हो कि वस्तुएं ये हमारे 20 रुपए, ये 10 रुपए, ये दोस्तों कीमत है। ऐसे कह सकते हो वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमतों में जो कमी देखने को मिलती है उसको हम मुद्रा अपस्फीति कहते हैं। और वही प्रोडक्ट दोस्तों 1 किलो हम 40 में खरीदते थे, वहीं अब आप 1 किलो हम 20 रुपए में खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मुद्रा की जो जो दोस्तों खरीदने की यानी पैसे की जो खरीदने की जो क्षमता है वो भी आपकी बढ़ती हुई जा रही है। यहाँ पर दोस्तों 40 रुपए में कोई चीज़ हम खरीदते थे, अब हम दोस्तों 10 रुपए में उस चीज़ को खरीद रहे हैं, यानी कि यहाँ पर 10 रुपए की इतनी पावर ज़्यादा हो गई, इतनी पैसे की इतनी दोस्तों खरीदने की क्षमता ज़्यादा हो गई कि हम 40 के बराबर टक्कर दे देते हैं। यानी कोई चीज़ पहले हम 40 की खरीदते थे तो अब हम उसको 10 की खरीदते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हो यहाँ पर पैसे की जो होती है, पैसे की जो खरीदने की क्षमता होती है उसकी दोस्तों वो आपकी बढ़ जाती है। तो जब दोस्तों मुद्रा अपस्फीति आती है तो वहाँ पर हमें मुद्रा की क्रय शक्ति भी बढ़ती देखने को मिलती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में दोस्तों हम जानते हैं कि आपका इन्फ्लेशन के कुछ टर्म्स हैं दोस्तों। महंगाई के आने से दोस्तों किन को फ़ायदा होता है, और आपका मंदी के आने से किस चीज़ को फ़ायदा होता है। महंगाई जब आएगी दोस्तों, महंगाई आती है तब किन किन चीज़ों को फ़ायदा मिलता है, किन किन को लाभ होता है। और और आपकी दोस्तों जब जब मंदी देखने को आती है तो तब क्या क्या आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों, जब जब आती है, महंगाई जब आती है तो यहाँ पर आपकी हमारे देश में पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। देश में जो होता है दोस्तों पैसा बहुत बढ़ जाता है। जब महंगाई आएगी दोस्तों तो देश में पैसा भी ज़्यादा हो जाएगा, और जब देश में पैसा ज़्यादा हो जाता है, जब हमारी जेब में पैसा ज़्यादा हो जाएगा, रुपया ज़्यादा हो जाएगा,
तो हम अलग अलग प्रकार की मांग करने लगेंगे, तो जिसकी वजह से यहाँ पर मांग भी बढ़ जाती है। जब दोस्तों मांग बढ़ेगी, तो मांग बढ़ेगी, अगर दोस्तों कोई कंपनी है यहाँ से अगर हमको चाहिए 1000 प्रोडक्ट चाहिए, यानी मांग हमारी 1000 प्रोडक्ट की है, तो फिर ये कंपनी अपना उत्पादन भी बढ़ाएगी। तो महंगाई की वजह से दोस्तों यहाँ पर उत्पादन भी बढ़ जाता है, यानी कि यहाँ पर 10 कुर्सी बनती थी, अब यहाँ पर 1000 कुर्सी बनने स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर उत्पादन भी जो प्रोडक्शन होगा वो अब 1000 का होगा। यानी कि महंगाई के आने से आपका उत्पादन में भी वृद्धि हो जाती है, उत्पादन भी बढ़ जाता है। जब मांग बढ़ती है तो हमारे देश के अंदर उत्पादन भी बढ़ता है। जब उत्पादन बढ़ेगा दोस्तों, तो आपका मान के चलो यहाँ पर 10 लोग काम करते थे, जब हमें उत्पादन बढ़ाना है तो फिर हमको 20 लोगों को काम पर रखना पड़ेगा, यानी कि 5 लोगों को और रोजगार मिलेगा। तो जिसकी वजह से 5, आप कह सकते हो कि यहाँ पर दोस्तों नौकरी जो है, वो लोगों की जो नौकरी है वो भी बढ़ती है। महंगाई के आने से लोगों की नौकरी भी बढ़ती है। अब दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इसका बिल्कुल उल्टा है। ये दोस्तों आपका उल्टा है, यानी कि जब मंदी आती है, यानी कि जब दोस्तों कीमतों में जब कमी देखने को मिलती है, यहाँ पर दोस्तों जो कीमत है यानी महंगाई कह सकते हो, डिफ्लेशन आपका मंदी, यहाँ पर कीमत दोस्तों बढ़ जाती है, कीमत बढ़ती है और यहाँ कीमत कम होती है। यहाँ पर दोस्तों कीमत कम होती है, यानी कि आप दोस्तों महंगाई को कह सकते हो महंगी चीज़ मिलना, यानी कीमतों का बढ़ जाना, और यहाँ पर दोस्तों आपकी कीमत कम हो जाना। तो डिफ्लेशन जब आता है दोस्तों, तो हमारे देश में बहुत कम पैसा रहता है, यानी कि पैसे में भी आपकी कमी देखने को मिलती है। जब दोस्तों पैसा ही नहीं होगा हमारे पास, तो फिर हमको किसी चीज़ की मांगने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, ऐसे ही रह जाएंगे। तो दोस्तों फिर हमको किसी वस्तुओं को मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसकी वजह से आपकी मांग भी ज़्यादा नहीं रहती है, मांग भी आपकी कम हो जाती है। जब दोस्तों हमारी कुछ मांग ही नहीं है, तो कंपनियां जो भी होती हैं फिर वो अपना उत्पादन भी कम कर देती हैं, क्योंकि किसी को ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, तो फिर उत्पादन ज़्यादा करने से क्या फ़ायदा, तो फिर वो उत्पादन भी कम कर लेती हैं। अब दोस्तों फिर जब उत्पादन ही ज़्यादा नहीं होगा, तो अब फिर वो सोचेगा 10 लोग रखने से क्या फ़ायदा, हम एक लोग 5 लोगों को ही रख सकते हैं। तो उनके दोस्तों लोगों की नौकरी में भी कमी चली जाती है, नौकरी भी उनकी चली जाती है। यानी आप कह सकते हो दोस्तों डिफ्लेशन जो है आपका एक तरीके की खाई है, यानी डिफ्लेशन दोस्तों एक तरीके की खाई होती है, और महंगाई जो होती है दोस्तों एक तरीके का कुआं होता है। महंगाई कुआं होता है दोस्तों, और डिफ्लेशन मंदी आपका खाई होता है। यहाँ पर अगर दोस्तों गिरे, खाई में अगर गए, तो मान मान के चलो यहाँ पर दोस्तों मरना ही, यानी कि पूरा यहाँ पर दोस्तों मर जाएंगे, यहाँ पर पूरा दोस्तों मर जाएंगे। और अगर हम महंगाई पर यानी कुएं में गिरे, तो हम आप समझ सकते हो यहाँ पर हड्डी वगैरह, पैर वगैरह टूट जाएंगे, पैरों की हड्डी वगैरह टूट जाएंगी, कमर टूट जाएगी। तो अगर दोस्तों आपकी मंदी अगर यानी कि कीमतें गिरी, तो ये समझो कि मरने की स्थिति आ जाती है, खाई में गिरने की स्थिति आ जाती है। आप आप देख सकते हो दोस्तों, आपकी अगर हम बात करते हैं कि महंगाई कौन सी अच्छी होती है, कि आपका मंदी अगर अच्छी होती है, तो देख सकते हो दोस्तों कौन कौन सा अच्छा होता है। महंगाई खाइए, एक तरीके की खाइए दोस्तों, यहाँ पर मरने की स्थिति हो जाती है ना, तो आपकी ये मंदी जो होती है दोस्तों ये बहुत ही खराब होती है, लोगों की इनमें नौकरी चली जाती है, लोग उत्पादन नहीं कर सकते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं, नौकरियां चली जाती हैं। और अगर हम दोस्तों आप कह सकते हो, अगर हम दोस्तों कहें, तो आप कह सकते हो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल लोग बर्बाद हो जाते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपके लोग बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं। और अगर दोस्तों हम बात करें महंगाई की, तो अगर हमारी महंगाई अगर दोस्तों अनलिमिटेड हो जाती है, अगर अगर दोस्तों अनलिमिटेड अगर महंगाई हो जाए, तो ये मान के चलो कि ये पूरा अर्थव्यवस्था को दोस्तों बर्बाद करके रख देती है। दोस्तों ये आपके अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके रख देती है, और ये दोस्तों अर्थव्यवस्था को मार के रख देती है। ये दोस्तों हमारी जो अर्थव्यवस्था है इसको बर्बाद करके रख रख देती है, और ये अर्थव्यवस्था को पूरा मार के रख देती है। अगर दोस्तों महंगाई आपकी लिमिटेड है, अगर महंगाई दोस्तों आपकी लिमिटेड है, तो ये आपकी अच्छी होती है। अगर दोस्तों अनलिमिटेड है महंगाई, तो ये अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगी। पर हालांकि लेकिन दोस्तों ये सभी स्थितियों में खराब ही रहती है। ये दोस्तों जो मंदी होती है ये पूरी हर स्थिति में आपको मार के ही रख देगी। और ये अगर दोस्तों महंगाई लिमिटेड है तो ठीक है। और जैसे कि दोस्तों आपके जब ये आपकी दोस्तों जब कोरोना आया था, कोरोना के टाइम पर आपकी दोस्तों बहुत लोगों की नौकरियां जा रही थी, लोगों के पास पैसे नहीं थे, और लोग घर पर बैठे हुए थे।
तो यहाँ पर दोस्तों लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया था, वहाँ पर बहुत मंदी आ गई थी दोस्तों। यानी कि यहाँ पर दोस्तों डिमांड कम हो गई थी, पैसा भी बहुत कम हो गया था, लोगों की मांग कम हो गई थी, क्योंकि कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, घर पर बैठे थे, तो इसकी वजह से दोस्तों डिफ्लेशन देखने को मिला था। और आपकी दोस्तों ये ये वाला पॉइंट है इन्फ्लेशन, महंगाई। आपकी दोस्तों महंगाई अगर बात करते हैं तो आपको आपने सुना भी होगा, जो एक देश था वेनेजुएला। वेनेजुएला ने क्या किया था यहाँ पर बहुत, यानी कि दोस्तों यहाँ पर सोचा था, यहाँ पर दोस्तों इन्होंने नोट छाप दिए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई थी। कह सकते हो आप दोस्तों वेनेजुएला ने एक गति के आधार पर मुद्रास्फीति होती है, जिसमें कूदती हुई दोस्तों एक मुद्रास्फीति होती है, उसको ही फॉलो कर लिया था। नोट छाप देंगे तो लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी। लोग वहाँ गरीब थे दोस्तों, लोगों को गरीब लोग थे, इसकी वजह से सोचा कि लोगों की दूर होने के लिए, गरीबी को हटाने के लिए नोट छाप देते हैं, तो ये आपका बेस्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जब नोट छापे तो वहाँ पर बहुत महंगाई हो गई थी, छोटी छोटी चीज़ें बहुत लाखों में मिलने लगी थी। तो ये दोस्तों आपकी दोनों की दोनों खराब होती हैं। अनलिमिटेड अगर महंगाई होगी वो भी खराब होगी, मंदी भी होगी वो भी खराब होगी। नॉर्मल होना चाहिए दोस्तों सब चीज़। अगर नेक्स्ट बात करते हैं गति के आधार पर मुद्रास्फीति के बारे में, कि गति के आधार पर दोस्तों क्या होता है, गति के आधार पर कि महंगाई के क्या क्या प्रकार होते हैं, किस तरीके से दोस्तों मतलब चलने के आधार पर, कि दोस्तों चलने के आधार पर मुद्रास्फीति महंगाई के प्रकार के बारे में जानते हैं। सबसे पहले एक दोस्तों आपकी मुद्रास्फीति आती है जिसे कहते हैं रेंगती हुई मुद्रास्फीति, जैसे क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। अब रेंगती का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे रेंगती का मतलब आप समझ लो कि ये धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे जो चलता है, आप देख सकते हो दोस्तों, धीरे धीरे जो चलता है, धीरे धीरे जो दोस्तों आपकी महंगाई बढ़ती है, ये आपकी दोस्तों बहुत धीमे धीमे बढ़ती है। आप कह सकते हो बहुत धीमे धीमे, ऐसी दोस्तों महंगाई जो बहुत धीमे धीमे चले, उसको हम दोस्तों रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। अगर दोस्तों आपकी महंगाई वार्षिक रूप से अगर दोस्तों 0% से 3% तक ही बढ़े, अगर दोस्तों आपकी महंगाई वार्षिक रूप से अगर 0% से 3% तक ही बढ़े, तो वो आपकी दोस्तों महंगाई अच्छी होती है। यानी कि रेंगती रेंगती हुई आपकी दोस्तों ये मुद्रास्फीति है, रेंगती हुई आपकी मुद्रास्फीति है। आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ये मेरा मार्कर बहुत धीरे धीरे चल रहा है, यहाँ ये आपका धीरे धीरे चल रहा है, तो ये आपकी रेंगती हुई मुद्रास्फीति है। यानी कि धीरे धीरे जब महंगाई बढ़ती है तो आपकी मुद्रा रेंगती हुई मुद्रास्फीति हो जाती है। और वहीं दोस्तों अगर दूसरी की बात करते हैं, जिसे चलती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं, यानी कि वॉकिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। अब वॉकिंग में दोस्तों पहले तो बहुत धीरे धीरे चल रहा था इस तरीके से, और अब दोस्तों इसमें थोड़ा चलती हुई, यानी आप कह सकते हो चल रही है, यहाँ पर आपकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है। तो चलती हुई मुद्रास्फीति में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो महंगाई होती है वार्षिक रूप से 4% से 10% तक अगर महंगाई हो जाए, तो वो दोस्तों आपकी चलती हुई मुद्रास्फीति कहलाती है, यानी चलती हुई महंगाई कहलाती है। ये दोस्तों कम अच्छी होती है, ये आपकी कम अच्छी होती है कंपेरिजन टू दोस्तों आपकी रेंगती हुई मुद्रास्फीति में। अगर तीसरी के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों ये आपकी दौड़ती हुई मुद्रास्फीति होती है। दौड़ती हुई मुद्रास्फीति के बारे में बात करते हैं तो ये वार्षिक रूप से दोस्तों ये 11% से 99% तक महंगाई बढ़ जाती है। ये महंगाई दोस्तों अगर आपकी 11% से 99% तक दोस्तों बढ़ जाए, तो वो दोस्तों दौड़ती हुई मुद्रास्फीति कहलाती है, यानी कि ये खराब होती है। ये दोस्तों आपकी दौड़ती हुई है, आपकी ये दोस्तों दौड़ती हुई मुद्रास्फीति है। तो ये दौड़ती हुई दोस्तों बहुत ही खराब होती है। अब नेक्स्ट है जो दोस्तों लास्ट में, जिसे कहते हैं कूदती हुई मुद्रास्फीति, जिसे हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं, कूदती हुई मुद्रास्फीति। अगर कूदती हुई मुद्रास्फीति के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों ये आपकी 100% से अधिक होती है। यह दोस्तों ये महंगाई आपकी वार्षिक रूप से 100% से जब अधिक होती है, जो जिसको हम कूदती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं, और यह दोस्तों आपकी अर्थव्यवस्था को पूरा का पूरा बर्बाद करके रख देगी। यानी दोस्तों ये तो बस यहाँ पर दिखी, फिर उसके बाद डायरेक्ट यहाँ दिखेगी, और फिर उसके बाद दोस्तों डायरेक्ट फिर इधर दिखेगी। तो यहाँ पर ये गैप ही नहीं देखने को मिलता है, ये कूदती हुई है यहाँ पर, फिर उसके बाद डायरेक्ट यहाँ दिखेगी। तो ये आपकी कूदती हुई मुद्रास्फीति है। तो ये दोस्तों कूदती हुई मुद्रास्फीति हमको आपकी दोस्तों कब आती है, जब दोस्तों हमारे देश में या किसी भी देश में जब अनलिमिटेड मात्रा में जब नोट छाप दिए जाते हैं,
अनलिमिटेड अनलिमिटेड मात्रा में जब नोट छाप दिए जाएं, करेंसी आप कह सकते हो, तब हमको कूदती हुई मुद्रास्फीति देखने को मिलती है, जो कि पूरा अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके रख देती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी के सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। अब दोस्तों, जब महंगाई बढ़ती है तो इसके कुछ इफेक्ट पड़ते हैं, यानी कि कुछ प्रभाव पड़ते हैं कि कौन फायदे में रहता है, कौन नुकसान में रहता है, उनके बारे में भी बात करते हैं। और यह दोस्तों आपकी कूदती हुई मुद्रास्फीति, थोड़ा एक पॉइंट और बता देता हूँ, यह दोस्तों जर्मनी में भी आपकी एक बार देखी गई थी। जर्मनी में भी कूदती हुई आपकी अर्थ यानी महंगाई देखने को मिली थी, क्योंकि जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था दोस्तों, तो सेकंड वर्ल्ड वार में जर्मनी पर जुर्माना लगाया गया था। तो जर्मनी ने अपना दोस्तों रुपए बहुत छाप दिए थे, ज़्यादा नोट छापे गए थे, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई थी। तो इसी को दोस्तों कूदती हुई महंगाई यानी मुद्रास्फीति कहा गया था। अब दोस्तों, मुद्रास्फीति के प्रभाव देख लेते हैं कि महंगाई के जो प्रभाव पड़ते हैं वो क्या पड़ते हैं दोस्तों। महंगाई के जो प्रभाव होते हैं उसमें दोस्तों कुछ लोगों को तो प्रॉफिट यानी लाभ हो जाता है, और कुछ लोगों को हानि हो जाती है दोस्तों। अगर दोस्तों प्रॉफिट किन किन लोगों को होता है उनके बारे में भी जान लेते हैं। एक तो दोस्तों आपके डेब्टर हो गए, जिन्हें हम रेडी कहते हैं। रेडी कौन होते हैं दोस्तों आपके? रेडी होते हैं जो पैसा उधार लेते हैं। रेडी जो होते हैं जो पैसा उधार लें जो पैसा उधार लेते हैं उसको हम ऋणी कहते हैं दोस्तों। और ऋणदाता जो होते हैं, ऋणदाता को हम दोस्तों कहते हैं जो पैसा उधार देते हैं। जो पैसा उधार देते हैं दोस्तों उसको हम ऋणदाता कहते हैं, और जो पैसा उधार लेते हैं उसको हम ऋणी कहते हैं। और दोस्तों प्रॉफिट में जो रहता है, एक तो डेब्टर रेडी रहता है, दूसरा आपका प्रोड्यूसर रहता है, और तीसरा दोस्तों आपका फार्मर रहता है, चौथा आपका व्यापारी रहता है। और दोस्तों अगर लॉस के बारे में बात करें, तो एक तो दोस्तों आपके हानि में जो रहते हैं, एक तो क्रेडिटर रहते हैं, क्रेडिटर यानी ऋणदाता। एक दोस्तों कंज्यूमर यानी उपभोक्ता, एक सेविंग बचत जिनकी बचत नहीं होती दोस्तों, एक फिक्स इनकम ग्रुप वाले, निश्चित आय वाले। दोस्तों अब ये इनके बारे में बात करते हैं कि ये आपके प्रॉफिट में कैसे रहते हैं। डेब्टर डेब्टर दोस्तों प्रॉफिट में इसलिए रहता है, यानी कि जब आप छोटे यानी कि आप दोस्तों इजी वे में समझो, माने के चलो ये दोस्तों डेबिटर जो रेडी है, यानी कि इसको दोस्तों जब रुपए दिए जाते हैं, यानी कि इसको 20 रुपए जब दिए जाते हैं दोस्तों, तो 20 रुपए की जब दोस्तों कीमत जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो दोस्तों जब इसको जब रुपए दिए गए हैं तो इसकी कीमत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये आपका प्रॉफिट में रहा है। इसके दोस्तों जब इसको रुपए दिए गए तब इसकी पैसे की जो खरीदने की जो शक्ति थी वो ज़्यादा थी। पैसे की जो खरीदने की शक्ति थी दोस्तों वो ज़्यादा थी इस टाइम, इसलिए ये डेब्टर आपका प्रॉफिट में है। अब मान के चलो यह रेडी जब जो दोस्तों आपका 3 साल बाद, यानी कि 3 या 4 साल बाद, जब दोस्तों यही यही 20 रुपए जब वापस करेगा, यानी कि ऋणदाता को, क्रेडिटर को जब दोस्तों ये ऋणदाता को जब 20 रुपए वापस करेगा 3 साल बाद, तो 3 साल बाद दोस्तों आपकी कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ जाएगी। मान के चलो दोस्तों ये 20 रुपए में यहाँ पर 1 किलो आलू खरीदता था, 1 केजी आलू खरीदता था, तो यहाँ पर दोस्तों इसकी जो पैसे की खरीदने की जो क्षमता थी वो ज़्यादा थी। अब महंगाई बढ़ने की वजह से दोस्तों, महंगाई बढ़ने की 3 साल बाद इसने पैसे दिए, तो महंगाई बढ़ने की वजह से दोस्तों यहाँ पर अब 1 किलो जो आलू हैं, 1 किलो आलू हैं वो दोस्तों अब 40 रुपए के मिलेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर 40 रुपए के मिलेंगे। 20 रुपए की कुछ कुछ अब 20 रुपए के दोस्तों कुछ वैल्यू ही नहीं रही, यानी कि आप कह सकते हो दोस्तों, जब जब इसने ऋणदाता को जब रुपए दिए, तो ऋणदाता को दोस्तों जब ये रुपए मिले, तो इस टाइम पर पैसे की जो कीमत थी वो आपकी कम हो गई। पैसे की जो खरीदने की जो क्षमता थी, वो पैसे की खरीदने की जो क्षमता थी वो दोस्तों कम हो गई, जिसकी वजह से ये घाटा में रहा। और यह दोस्तों इस टाइम पर जब इसको रुपए मिले, तब पैसे की जो खरीदने की क्षमता थी वो ज़्यादा थी, इसलिए ये फायदा में रहता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि प्रॉफिट में यानी डेबिटर रेडी रहता है, क्योंकि दोस्तों इस टाइम पर जब इसको रुपए मिले होते हैं, तो उस टाइम पर ये आपका दोस्तों पैसे की कीमत जो होती है, पैसे की खरीदने की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए फायदा में होता है। जब ये 2-3 साल बाद जब रुपए वापस करता है, जब तक महंगाई बढ़ जाती है, तो उस टाइम पर दोस्तों पैसे की जो कीमत होती है वो कम हो जाती है, इसलिए ये आपका दोस्तों घाटे में रहता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोड्यूसर दोस्तों, यानी कि उत्पादक उत्पादक के बारे में बात करें दोस्तों, तो यह मान के चलो ये आपका दोस्तों कोई भी
इसका ब्रेड का कारखाना है। मान के चलो दोस्तों ये आपका ब्रेड का कारखाना है। ये दोस्तों मान के चलो इसका ब्रेड का कोई कारखाना है। ब्रेड का जो कारखाना है दोस्तों, इसमें जो भी उत्पादन करेगा ये उसकी दोस्तों रेट अगर ये दोस्तों मार्केट में जो भी रखेगा तो इसको फायदा ही रहेगा। जब दोस्तों ब्रेड का जो कारखाना है तो कारखाने में जो भी प्रोडक्ट बनेंगे दोस्तों उनको उनको भी महंगा करते हुए जाएगा, तो इसको तो फायदा ही रहेगा। तो प्रोड्यूसर को भी, उत्पादकों को भी फायदा रहता है। फार्मरों को दोस्तों, फार्मरों को भी इनमें फायदा रहता है, किसान को भी फायदा रहता है। और अगर हम दोस्तों व्यापारी के बारे में बात करें, अगर हम दोस्तों व्यापारी के बारे में बात करें तो व्यापारी भी जो भी दोस्तों इसमें व्यापारी भी अपनी चीज़ों को महंगाया बेचेगा तो इसको भी इसमें फायदा रहेगा। किसान भी जो भी इस चीज़ों को देते हैं बेचते हैं उसमें भी दोस्तों इनको फायदा रहेगा। अब नेक्स्ट अगर हम पॉइंट के बारे में बात करते हैं, अगर हम दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, लॉस किन किन को होता है, लॉस के बारे में बात करें तो लॉस के बारे में अगर हम बात करें तो लॉस दोस्तों आपका होता है क्रेडिटर यानी कि ऋणदाता को। मैंने आपको बता दिया था जिस टाइम पर, कह सकते हो दोस्तों, जिस टाइम पर इनको रुपए मिले, जैसे जैसे ही आपकी दोस्तों महंगाई ये बढ़ी, महंगाई बढ़ती है तो जो पैसे की कीमत भी घट जाती है। महंगाई बढ़ती है तो आपके पैसे की कीमत भी घट जाती है। और जब इन्होंने इन्होंने जब 20 पैसे जब दिए वापस जब पैसे दिए थे इनको, तब दोस्तों इस पैसे की जो कीमत थी वो ज़्यादा थी। जब इनको वापस मिले ये तो पैसे की जो कीमत है वो कम हो गई, इसलिए ये नुकसान में चले गए। तो लॉस में दोस्तों क्रेडिटर रहता है। और नुकसान से बचने के लिए दोस्तों जो ऋणदाता होते हैं वो रुपए पर ब्याज लगा के देते हैं। और कंज्यूमर उपभोक्ता जो होते हैं दोस्तों, उपभोक्ता आप कह सकते हो, ये आपके उपभोक्ता यानी कि आप कह सकते हो जो आपके दोस्तों हम लोग जैसे कि कुछ दुकानों पर चीज़ों को खरीदने जाते हैं, और चीज़ों को खरीदने जाते हैं तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि हमको दैनिक प्रयोग की जो चीज़ें हम खरीदते हैं तो वो हमें महंगी मिलने लगती हैं, तो वो आपके दोस्तों हम लॉस में चले जाते हैं। सेविंग्स दोस्तों, बचत, इसमें जब लॉस में जाएंगे तो दोस्तों हम सेविंग्स तो कर ही नहीं पाएंगे। इनकम ग्रुप फिक्स इनकम ग्रुप वाले, निश्चित आय वाले, इसमें दोस्तों सरकारी लोग आते हैं। चाहे आपकी महंगाई बढ़े, चाहे आपकी कुछ भी हो दोस्तों, इनकी जो सैलरी होती है वो फिक्स होती है, इसलिए दोस्तों आपके लॉस में चले जाते हैं। और अगर हम दोस्तों मान के चलो, एक ये दोस्तों उत्पादक के बारे में एक और एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। उत्पादक कैसे दोस्तों प्रॉफिट में रहते हैं। जैसे कि दोस्तों ये 20 रुपये में, मान के चलो 20 रुपये में, पहले भी मैंने एग्जांपल दिए थे दोस्तों, 20 रुपये में दोस्तों 1 किलो गेहूँ खरीदते हैं। 1 किलो गेहूँ खरीदते हैं और आपका ये एक ब्रेड 10 रुपये की ब्रेड की पैकेट बेच देते हैं। अब दोस्तों फिर बाद में दोस्तों अगर दोस्तों इनकी जो लागत है, अगर इसमें दोस्तों वृद्धि, मान के चलो 40 रुपये में, अगर आपके 40 रुपये में भी दोस्तों अगर 40 रुपये किलो अगर गेहूँ खरीदते हैं, 1 किलो गेहूँ 40 रुपये में खरीदते हैं, फिर भी अब जब अपने ब्रेड को बनाकर मार्केट में बेचेंगे तो वो दोस्तों आपका 20 रुपये का बेचेंगे, तो इनको तो फायदा ही हुआ ना इसमें। तो दोस्तों प्रोड्यूसरों को इसमें फायदा हो जाता है। और इस तरीके से ये फायदा है दोस्तों। आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट सभी के सभी समझ में आए होंगे। और नेक्स्ट एक पॉइंट है और लास्ट में दोस्तों, जब भी महंगाई के समय पर सरकार होती है जो टैक्स बढ़ा देती है, अगर दोस्तों महंगाई को कंट्रोल करना है तो वो सरकार क्या करती है, इसमें टैक्स बढ़ा लेती है। टैक्स कैसे बढ़ा देती है दोस्तों, मान के चलो अगर अगर दोस्तों हमारे पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये के, अगर हमारे पास 100 रुपये हैं, अगर दोस्तों सरकार यहाँ पर 40 रुपये लेगी तो तुम्हारे पास 60 रुपये बचेंगे। अगर यहीं पर दोस्तों सरकार जो होती है वो अगर 40 की जगह अगर दोस्तों टैक्स बढ़ाकर अगर 60 रुपये लेने लगे, तो 60 रुपये लेने लगे तो फिर दोस्तों आपके पास 40 रहेंगे। तो इसी तरीके से सरकार टैक्स बढ़ा देती है, जिसकी वजह से जब महंगाई जब भी बढ़ेगी तो दोस्तों अपना सरकार इसको कंट्रोल करने के लिए अपना टैक्स बढ़ा देगी। क्योंकि सरकार के पास जब रुपए आ जाएंगे तो फिर दोस्तों मार्केट से रुपए ज़्यादा यहाँ से उठाना पड़ता है, यानी कि मार्केट में दोस्तों रुपए की जो होती है वो आपूर्ति आपूर्ति दोस्तों जो होती है उसको कम करना पड़ता है। यानी आप दोस्तों एक क्वेश्चन के रूप में देख सकते हो, अगर हमको मुद्रास्फीति को कम करना है, अगर एक क्वेश्चन है दोस्तों, अगर हमको मुद्रास्फीति को कम नियंत्रित करना है तो हमको क्या करना चाहिए। और दोस्तों हमको मुद्रास्फीति को अगर नियंत्रित करना है तो हमको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले एक पॉइंट है
कि जो मुद्रा है दोस्तों इसकी आपूर्ति में कमी करनी पड़ेगी। मुद्रा की आपूर्ति में कमी आपूर्ति में कमी करनी पड़ेगी, तो मुद्रा आपकी दोस्तों महंगाई आपकी नियंत्रित रह जाएगी। मुद्रा की आपूर्ति जो आप कह सकते हैं, मुद्रा की आपूर्ति में कमी का मतलब आपके दोस्तों देश में रुपए को कम करना है, देश में रुपए को ज़्यादा नहीं निकालना, नॉर्मल रखना है, जितना प्रोडक्ट है जितना उतना ही पैसे को लाना है। तो आपकी दोस्तों महंगाई नॉर्मल रहेगी। तो इस तरीके से हम दोस्तों मुद्रास्फीति को भी कम कर सकते हैं अगर मुद्रा की आपूर्ति में कमी करेंगे तो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये पॉइंट आपको सभी के सभी समझ में आए होंगे, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।